पांडे की आंखें भरभरा आई, झरझर आंसू गिरने लगे। हिचकी लेकर वे टूट पड़े। यह चुड़ैल मेरा घर खा गई, शब्द फूटे, किंतु भीतर घुमड़ कर रह गए। गाली देने से क्या होगा अब? इतने तक होता तो कोई बात थी, आज उसे बच्चा हुआ है, कहीं कह दे कि लड़का कुलदीप का है तो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पांडे बड़बड़ाए। उन्होंने अपने बालों को मुट्ठियों में कसकर खींचा, जैसे उनकी जड़ में पीड़ा जम गई है, खींचने से थोड़ी राहत मिलेगी। वे उठना चाहते थे किंतु उठ ना सके। आंखों के सामने चिंगारियां टूटने लगी। उन्हें आज मालूम हुआ कि वे इतने कमजोर हो गए हैं। कुलदीप के जाने के बाद से आज तक उनका जीवन अव्यवस्था की एक कहानी बनकर रह गया है। 4-5 महीने से कुलदीप भागा है। पहले कई दिनों तक वे जरूर बहुत बेचैन थे, किंतु समय ने उस दुख को बुलाने में उनकी मदद की थी। आज फिर कुलदीप उनकी आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया। बीती घटनाएं एक एक कर आंखों के सामने नाचने लगी। चैत के दिनों में गर्मी से जली तपी कर्मनाशा किनारे के नीचे सिमट गई थी। नदी के पेट में दूर तक फैले हुए लाल बालू का मैदान, चांदनी में सीपियों के चमकते हुए टुकड़े, सामने के ऊंचे अरार पर घन पलास के पेड़ों की आरक्त पातें, बीच में घुग्गू, चाहो और जल विहार करने वाले पक्षियों का सुर, कगार से नदी के तीर तक बने हुए छोटे बड़े पैरों के निशान की 2 पंक्तियां, सिर्फ 2। तुम मुझे मझधार में लाकर छोड़ तो नहीं दोगी? घुटन और शंका में खोए हुए धीमे स्वर, स्यापा की चीरती दर्द भरी आवाज, एक चुप्पी, फिर हकलाती आवाज, मैं अपना प्राण दे सकता हूं किंतु तुमको कभी नहीं। चांदनी की झीनी परतें सघन होती जा रही थी। सुनसान किनारे पर भटकी हवा की सनसनाहट में आवाजों का अर्थ खोता जाता। कभी हल्के हास्य की नर्म ध्वनि, कभी आक्रोश की बुलबुली, कभी उल्लास तरंग, कभी सिसकियों की सरसराहट। भैरव पांडे एक बार चांदनी के इस पवित्र आलोक में अपनी क्रूरता और निर्ममता पर विचार करने के लिए रुक गए। तो क्या आज तक उनका सारा प्रयत्न निष्फल था? क्या वे असाध्य को संभव करने का प्रयत्न कर रहे थे? एक क्षण के लिए भैरव पांडे ने सोचा, काश फुलमत अपनी ही जाति की होती, कितना अच्छा होता वे विधवा ना होती। तुलसी चौरी की वंदना पांडे के मस्तिष्क में चंदन की सुगंध की तरह छा गई। उसका रूप, चाल चलन, संकोच, सब कुछ किसी को शोभा देने लायक था। एक क्षण के लिए उनकी आंखों के सामने सफेद साड़ी में लिपटी फुलमत की पतली दुबली काया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, जैसे वह आंचल फैलाकर आशीर्वाद मांग रही हो। भैरव पांडे विचलित खड़े थे, विमूढ़। यह असंभव है। पांडे ने बैसाखी संभाली और नीचे की ओर लपकी। कुलदीप, बड़ी कर्कश आवाज थी पांडे की। दोनों सिर झुकाए सामने खड़े थे। आज पहली बार पाप की साक्षी में दोनों संवेद दिखाई पड़े थे। पांडे फिर एक क्षण के लिए चुप हो गए। मैं पूछता हूँ यह सब क्या है? पांडे चिल्लाए। इतने निर्लज्ज हो तुम दोनों? पांडे बढ़कर सामने आए, फुलमत की ओर मुंह फेर कर बोले, तू उसकी जिंदगी क्यों बिगाड़ना चाहती है? क्या तू नहीं जानती कि जो तू करना चाहती है वह स्वप्न में भी नहीं हो सकता, कभी नहीं, कभी नहीं। फुलमत चुप थी। पांडे दूने क्रोध से बोले, चुप क्यों है चुड़ैल, बोलती क्यों नहीं? मैं क्यों उनकी जिंदगी बिगाड़ूंगी दादा? वह सहसा एकदम निचुड़ गई। मैंने तो इन्हें कई बार मना किया। कुलदीप, पांडे दहाड़े, सीधे रास्ते पर आ जाओ, अच्छा होगा। तुमने भैरव का प्यार देखा है, क्रोध नहीं। जिन हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया है उसी से तुम्हारा गला घोटते मुझे देर नहीं लगेगी। दादा, कुलदीप हकलाया, हम दोनों पापी, नीच। भैरव पांडे के हाथ की 5 उंगलियां कुलदीप के चेहरे पर उभर आईं। मैं सोचता था तू ठीक हो जाएगा। पांडे क्रोध से कांप रहे थे। लेकिन नहीं, तू मेरी हत्या करने पर ही तुल गया है। वे फुलमत की ओर घूमकर चिल्लाए, क्यों खड़ी है डायन, भाग, नहीं तो तेरा गला घोटकर इसी पानी में फेंक दूंगा। अंधड़ को पीते हुए त्रिशत सांप स्वर जैसा, यह सब मैंने किया था। पांडे चारपाई पर घायल सांप की तरह तड़फड़ाते हुए बुदबुदाए। उनकी छाती से सरक कर रामायण का गुटका जमीन पर गिर पड़ा और उस पवित्र आराध्य वस्तु को उठाने का उन्हें ध्यान न रहा। कुलदीप दूसरे दिन ही लापता हो गया। पांडे अपनी बैसाखी के सहारे दिन भर गांव गिराव की खाक छानते फिरते। 3 दिन 3 रात बिना अन्न जल के वे पागल की तरह कुलदीप को ढूंढते फिरे, किंतु वह नहीं मिला। थक कर हार कर पांडे वापस आ गए। बाप दादों की इज्जत की प्रतीक इतनी लंबी विशाल बकरी, जिसकी दीवारें मोह दबाए शांत पुजारी की तप की तरह अडिग खड़ी थी, किंतु कितनी सुनसान, डरावनी, निष्प्राण पिंजर की तरह लगती थी यह बकरी। चौखट पर पैर रखते हुए पांडे की आत्मा करहा उठी। चला गया। बैसाखी रखकर पांडे आंगन के कोने में बैठ गए। अब वह कभी नहीं लौटेगा। रात में उन्हें बड़ी देर तक नींद नहीं आई। कुलदीप को बचपन से लेकर आज तक उन्होंने कभी अपनी आंख की ओट नहीं दिया। छुटपन से लेकर आज तक खिलाया पिलाया, पाला पोसा, और आज लड़का दगा देकर निकल गया। पांडे अधरों की मेड़ के पीछे बिथा के सैलाब को रोकने का असफल प्रयत्न कर रहे। भोर होने में देर थी। उनीदी आंखें करवा रही थी, किंतु मन की जलन के आगे उस दर्द का क्या मोल। पांडे उठकर टहलने लगे। सामने का बंसवार के भीतर से पूर्वी क्षितिज पर ललछौहा
उजास फूटने लगा था। गली की मोड़ के कच्चे मकान के भीतर से जांच की घर घर गूंज रही थी। एक घुमड़ता गर्म गड़गड़ाहट का स्वर, जिसके पीछे जात वाली के कंठ की व्यथा की इस सुरीली तान पर टूट टूट कर कौंध उठती थी। मोहे जोगिनी बना के कहाँ गई ले रेस जोगिया। पांडे एक क्षण अवाक होकर इस दर्दीले गीत को सुनते रहे। प्यासे भूले भटके थके हुए स्वर पांडे की आत्मा में जैसे समान वेदना को पहचान कर उतरते चले जा रहे हों। अब रोने चली है चुड़ैल? पांडे पागल की तरह बड़बड़ाते रहे। रो रो कर मर, मैं क्या करूं? बाहर के लाल पानी में सूरज डूब रहा था। पांडे बैसाखी के सहारे आकर दरवाजे पर खड़े हुए। नदी की ओर आदमियों की भीड़ खड़ी थी। वे धीरे धीरे उधर ही बढ़े। सामने 3-4 लड़के अरहर की खूंटियां गाड़कर पानी का बढ़ाव नाप रहे थे। क्या कर रहा है रे छबीला? पांडे वलात चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव लाकर बोले। देखता नहीं लंगड़ा, बाढ़ रोक रहे हैं। पांडे मुस्कुराए। जैसा बाप वैसा बेटा। तेरा बाप भी खूंटियां गाड़कर कम नशा की बाढ़ रोकना चाहता था। वह भीड़ कैसी है रे छबीले? नहीं जानते? फुलमत को नदी में फेंक रहे हैं, उसके बच्चे को भी। उसने पाप किया है। छबीला फिर गंभीर खड़े पांडे से सटकर बोला। क्यों पांडे चाचा, जान लेकर बाढ़ उतर जाती है ना? हाँ हाँ। पांडे आगे बढ़े। बोतल की टीप खुल गई थी। पांडे के मन में भयानक प्रेत खड़ा हो गया। चलो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। चली थी पांडे के वंश में कालिक पोतने। अच्छा ही हुआ कि वह छोकरा भी आज नहीं है। फुलमत अपने बच्चे को छाती से चिपकाए टूटते हुए अरार पर एक नीम के तने से सटकर खड़ी थी। उसकी बूढ़ी माँ जोर जोर से रो रही थी, किंतु आज जैसे मनुष्य ने पसीना छोड़ दिया था। अपने अपने प्राणों का मोह इन्हें पशु से भी नीचे उतार चुका था। कोई इस अन्याय के विरुद्ध बोलने की हिम्मत नहीं करता था। कर्मनाशा को प्राणों की बलि चाहिए। बिना प्राणों की बलि लिए बाढ़ नहीं उतरेगी। फिर उसी की बलि क्यों न दी जाए जिसने पाप किया। पार साल जान के बदले जान दी गई, पर कर्मनाशा 2 बलि लेकर ही मानी। त्रिशंकु के पाप की लहरें किनारों पर सांप की तरफ फुंकार रही थी। आज मुखिया का विरोध करने का किसी में साहस न था। उसके नीचता के कार्यों का ऐसा समर्थन कभी ना हुआ था। पता नहीं किस बैर का बदला ले रहा है बेचारी से। भीड़ में कई तरह सोचते, ऐसा तो कभी ना हुआ था, किंतु कौन बोले? सब मुंह से सिए खड़े थे। तुम्हारी क्या राय है भैरव पांडे? मुखिया बोला। सारे गांव ने फैसला कर दिया। एक के पाप के लिए सारे गांव को मौत के मुंह में नहीं झोंक सकते। जिसने पाप किया है उसका दंड भी वही भोगे। एक विभत्स सन्नाटा। पांडे ने आकाश की ओर देखा। आगे बढ़े। फुलमत भय से चिल्ला उठी। पांडे ने बच्चे को उसकी गोदी छीन लिया। मेरी राय पूछते हो मुखिया जी? तो सुनो। कर्मनाशा की बाढ़ दुध मुहे बच्चे और एक अबला की बलि देने से नहीं रुकेगी। उसके लिए तुम्हें पसीना बहाकर बांधों को ठीक कराना होगा। कुलदीप कायर हो सकता है, वह अपने बहू बच्चे को छोड़कर भाग सकता है, किंतु मैं कायर नहीं हूँ। मेरे जीते जी बच्चे और उसकी माँ का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, समझे? तो यह बूढ़े पांडे जी की बहू, मुखिया व्यंग से बोला। पाप का फल तो भोगना ही होगा पांडे जी। समाज का दंड तो झेलना ही होगा। जरूर भोगना होगा मुखिया जी। मैं आपके समाज को कर्मनाशा से कम नहीं समझता, किंतु मैं एक एक के पाप गिनाने लगूं तो यहाँ खड़े सारे लोगों को परिवार समेत कर्मनाशा के पेट में जाना पड़ेगा। है कोई तैयार जाने को? लोग अवाक पांडे की ओर देख रहे थे, जो अपने कंधे से छोटे बच्चे को चिपकाए अपनी बैसाखी के सहारे खड़े थे। पत्थर की विशाल मूर्ति की तरह उन्नत, प्रशस्त, अटल। कर्मनाशा के लाल पानी में सूरज डूब रहा था। जिन उदत्त लहरों की चपेट में बड़े बड़े विशाल पीपल के पेड़ धराशायी हो गए थे, वे एक टूटे नीम के पेड़ से टकरा रही थीं। सूखी जड़ें जैसे सख्त चट्टान की तरह अडिग थीं। लहरें टूट टूट कर पछाड़ खाकर गिर रही थीं, शिथिल, थकी, पराजित।